एवरीवन, तो अभी हम लोग जो है 67th यूपीएससी का जो री एग्ज़ामिनेशन हुआ है, जो 30th ऑफ सितंबर को हुआ है अभी 2022 में, तो उसका भी साइंस का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। फटाफट देख लेते हैं क्या क्या पूछा हुआ है। और पेपर अगर पूछा जाए कैसा आया था, तो मेरे हिसाब से बहुत ही इजी था। थोड़ा सा बस आपको कॉमन सेंस का यूज़ करना था बहुत जगह पे। बाकी बहुत ही जो क्वेश्चन का लेवल है मीडियम से बिलो मीडियम बोलेंगे या मीडियम। हाँ, हालांकि कुछ क्वेश्चन ऑफकोर्स ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा सा पेपर को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए 3-4 क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, पर अगर 30 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन ऐसा डाला जा रहा है तो आप इसको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली नहीं ले सकते। बाकी पूरा पेपर ईजी था। फर्स्ट क्वेश्चन यह देखते हैं जो हमारे में 26 है, वो देखते हैं कि पौधा अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं। मतलब जो प्लांट है वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, तो ऑफकोर्स मृदा यानी सॉइल से लेते हैं। ठीक है, सॉइल से लेते हैं, तभी तो हम खेत में कोई भी प्लांट होता है तो अगर हमें खाद वाद डालना होता है तो हम देखते हैं कि वहीं पे इसमें खेत में दे देते हैं, तो वो जो जड़ से लेते हुए वो पौधा अपने में यूटिलाइज कर लेता है। नेक्स्ट पूछता है ये कि पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च और साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में से बहुत से भारत की पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाई जाती है। ये सब क्या कहलाती है? ठीक है, अगर आपको इसमें से पता नहीं भी हो तो आप कम से कम ये साइप्रस हो गया, पाइन हो गया, फर हो गया, ये आप देखे होंगे। और ये सब जो है ये किस टाइप का पौधा है, तो ये अनावृत बीजी पौधा है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है कि इसमें से आपको मिलान करना है और देखना सही जोड़ा कौन सा है। तो मलेरिया के लिए जो दवाई आता है क्लोरोक्विन, अभी जब कोरोना का टाइम था तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन करके ये नाम बहुत फेमस हुआ था, मलेरिया का दवाई था, तो ये हालांकि आप लोगों को याद होगा। नेक्स्ट पूछा है तो ये तो सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या ये सही है क्या। तो स्कर्वी जो है, तो स्कर्वी थायमिन की कमी से होता है, ये पूछा है, जबकि ये गलत है। थायमिन की कमी से बेरी होता है। ठीक है, वेरी, तो ये गलत हो गया। फिर ट्यूबरक्लोसिस के लिए एटीएस, तो ये भी गलत हो गया। और टिटनेस के लिए बीसीजी भी टिटनेस के लिए नहीं, इसके लिए डीपीटी का होता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो सॉरी, ट्यूबरक्लोसिस नहीं, टिटनेस, मुंह से गलती से निकल गया, तो टिटनेस। ठीक है, तो ये टिटनेस इसमें यूज होता है, पर ये दिया नहीं है, तो ये सारा गलत है। तो आंसर ऑफकोर्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट करते हैं, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन कौन सी है। तो इसमें बोल रहा है मोर, मेंढक, केचुआ और सर्प। तो ये आप लोगों को ऐसे पता ही होगा, इसका आंसर केचुआ यानी अर्थवर्म होता है। ठीक है, चलिए, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोत्परांत अंतिम रूप से क्या बनता है। ठीक है, मतलब अगर बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जब बॉडी में फाइनली पच जाता है तो क्या बनता है, तो सीधा सी आंसर है तो ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं, आप लोगों को मालूम होगा, एंजाइम जो है वो प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, चलिए, किस वैज्ञानिक ने पहली बार टीका का खोज किया था, तो वो है एडवर्ड जेनर। इसीलिए हम इसके जो टीकाकरण है इसका हम उसको फादर भी बोलते हैं, वैक्सीनेशन का, फादर ऑफ वैक्सीनेशन। ठीक है, चलिए, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये आपको पता होगा कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आपने सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने अगर पढ़ा हो। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है उस पे जो प्रोसेस बेस्ड है जिसको सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं, तो वही उसका आंसर होगा, यानी अपकेंद्रन उसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। चलिए, नेक्स्ट है कि प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है। ठीक है, या होगी। तो सिंपल आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो, अगर पहले हम ज़्यादा से देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो निर्वात में होगा, जो वैक्यूम होगा। ठीक है, वैक्यूम में होगा। उसके बाद कहाँ पे हो जाएगा, तो अगर और मतलब मीडियम में जितना ज़्यादा पार्टिकल होगा लाइट का स्पीड उतना घटते जाएगा। वैक्यूम से थोड़ा अगर पूछा जाए कम तो एयर में हो जाएगा। एयर से और कम पूछा जाए तो वो हो जाए किस में, मतलब लिक्विड मीडियम, मतलब ये इसको गैसियस मीडियम बोल सकते हैं। ठीक है, और इससे कम में तो सॉलिड में। अब इसी हिसाब पे हम अपना आंसर मैच करेंगे। न्यूनतम पूछ रहा है तो हम देखेंगे कि इसमें से ऐसा कौन सा हमारा मिल रहा है। तो एक तो वायु यानी हो गया क्या, गैसियस मीडियम। निर्वात, तो इसमें तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा।
फिर ये लिक्विड है, और कांच पूछा है तो कांच जो है ये सॉलिड हो गया। तो सबसे कम किस में हो जाएगा, सॉलिड यानी कांच, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कौन सा सदिश राशि नहीं है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। विस्थापन का होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। गति का होता है स्पीड, ठीक है। वेग का होता है वेलोसिटी, ठीक है। और ये तो टॉर्क, बल आघूर्ण। तो आपको ये पता होता है कि जो इसमें से सदिश राशि नहीं है वो कौन सा है, ये गति है, ठीक। फिर पूछ रहा है कि यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा। तो ऑफकोर्स क्या होगा, वो घट जाएगा। भूमध्य रेखा देख के बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। भूमध्य रेखा पर क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं हो जाएगा। जब पूरे पृथ्वी का घटेगा तो भूमध्य रेखा का भी घटेगा ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। गति को परिभाषित सबसे पहले किसने किया था, तो वो थे गैलीलियो। जब भी आप लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, ठीक है, गति के नियम पढ़ते हैं, तो न्यूटन्स लॉ के पहले आपको गैलीलियो का एक छोटा सा नियम बताया जाता है कि गति क्या होता है, वो सबसे पहले परिभाषित उन्होंने ही किया था। नेक्स्ट है कि किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैस की निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। आपने अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो, PV = nRT, तो इसमें V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ये जो कॉन्सेप्ट दिया था, ये कॉन्सेप्ट दिया था किन्होंने, तो एवोगाड्रो ने। किन्होंने, एवोगाड्रो ने। तो वही पूछ रहा है कि समान ताप और दाब पर सभी गैस का जो निश्चित आयतन है, यानी वॉल्यूम जो है, वो अणुओं की समान संख्या, मतलब ये जो नंबर ऑफ n जो ये नंबर ऑफ मोल हो जाएगा, ठीक है। और उसी हिसाब से हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ठीक है। मोल पता चल जाएगा तो वो नंबर भी हमें वहाँ से पता चल जाता है, ठीक। गैसियस लॉ का ये क्वेश्चन था। फिर है अपेक्षिता का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये किन्होंने दिया, तो ऑलमोस्ट इसका आंसर सबको पता ही होता है, वो अल्बर्ट आइंस्टाइन है। नेक्स्ट है एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं। तो देखिए ये कन्वेंशनल टॉपिक नहीं है BPSC का, इससे इन जनरल नहीं आ रहा था, ठीक है। तो अब इसको अब लोगों को चाहिए कि इस पे भी थोड़ा हम ध्यान दे दें, और ध्यान भी देने के लिए इस टॉपिक, ये जो चैप्टर है, इसमें बस यही 4 ही चीज़ पढ़ना है, और चारों आपको ऑप्शन में दे दिया गया है इस बार। तो आप इस चारों को बस देख लें, बस छोटा छोटा एक लाइन का ही है, पर अगर इससे क्वेश्चन अगर छूट जाता है तो फिर दिक्कत की बात है, तो इसको जान लेंगे एक बार, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, B, ये थॉमसन प्रभाव यानी थॉमसन इफेक्ट ये बताता है, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स का वो क्वेश्चन था। फिर आवर्धक कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, मतलब अगर मैग्नीफाइंग ग्लास, अगर हमको कोई चीज़ बड़ा करके देखना है, तो अपने बचपन में कंपास बॉक्स में आपको मिलता भी होगा, आपने देखा भी होगा किसी चीज़ को बड़ा करके, तो उसमें किसका यूज करते हैं, तो वो है उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है चुंबकत्व का अनुचुंबकीय अथवा उसको समचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, यानी अनुचुंबकीय को इंग्लिश में बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, ठीक है। जो ये मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन है, आपको पता होगा, एक है होता है फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो ये पैरामैग्नेटिक कौन सा है, जब ये आप पढ़ते हैं तो आपको पता है कि इसका प्लेटिनम होगा, ठीक है। चलिए, परमाणु के नाभिक में से कौन सा मूल कण है, तो अगर आप एक सेकंड मैं इसको बना लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया अपना एटम, और एटम का जो न्यूक्लियस में पूछ रहा है क्या होता है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो ऑप्शन नंबर D, ठीक है। नेक्स्ट से बात करते हैं, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का ये चैप्टर से आता है ये, ठीक है। यहाँ से भी पहले क्वेश्चन नहीं पूछा गया था कभी, ये पहली बार पूछा गया। इसका आंसर हो जाएगा प्रगलन यानी स्मेल्टिंग। हालांकि आपने ये क्लास 10th में पढ़ रखा होगा, ठीक है, जहाँ पे रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, स्मेल्टिंग और बहुत सारे एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस भी आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वहाँ से था। पीतल, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया कि पीतल किस चीज़ से मिलकर बनता है, पीतल के घटक क्या क्या है, तो एक हो गया कॉपर और एक हो गया निक।
ठीक है, कॉपर और निकल, यानी तांबा और निकल। अनबुझा चूना, तो ये इसमें से मैं बहुत जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो इस पे मैं विशेष एम्फेसाइज करता हूँ। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और हर एक साल किसी न किसी एग्जाम, किसी न किसी पीसीएस में, पता नहीं इतना फेवरेट क्यों है, ये क्वेश्चन दिख ही जाता है। तो अनबुझा चूना और एक होता है बुझा चूना। तो अनबुझा चूना को बोलते हैं CaO, और यही जब H2O के साथ रिएक्ट कर जाता है तो वो बुझा हुआ चूना बोलते हैं, वो CaOH का होल ट्वाइस ये बन जाता है। तो ये अनबुझा पूछा है तो मतलब यही होगा इसका आंसर, यानी CaO। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करते हैं, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। चलिए, तो जब हमने आपको ये बताया है तो इसमें आप एक बार देखिएगा, ये एक तो पहले इसमें कॉन्सेप्ट का यूज है, सेकंड थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस का यूज है। ये ऑप्शन ए बोलता है कि ये एक समान रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है, तो ये तो ऑफकोर्स गलत हो गया। लंबे समय तक बढ़ता है, तो एक तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरा हो गया पहले घटता है फिर बढ़ता है, तो जंग लगने से घटेगा तो नहीं, तो ये भी गलत हो गया। पहले बढ़ता है और फिर घटता है, तो यही अब कन्फ्यूजन हो जाएगा बी और डी में। पर ये लॉन्ग टाइम के लिए बोल रहा है, तो देखिए जाहिर सी बात है, जब जंग लगेगा तो उसका जो वजन है वो बढ़ेगा, पर उसके बाद क्या होगा, बढ़ते 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 एक समय आएगा जब वो डिग्रेड हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, फिर टूट टूट के झड़ने लगेगा। ठीक है, तो उसके बाद वो घटना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में इसका आंसर क्या हो जाएगा, लंबे समय तक हमेशा तो बढ़ते नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए कोई एक मेटल है 5 kg का, उस पर 100 ग्राम मान लीजिए जंग बढ़ गया, तो अगर हम 2000 साल के लिए छोड़ दें या और आगे के लिए छोड़ दें, तो क्या ऐसा थोड़ी है कि 6 किलो 7 किलो 8 किलो फिर 1 क्विंटल 2 क्विंटल ऐसे बढ़ते जाएगा, नहीं, कुछ समय तक बढ़ेगा फिर वो झड़ झड़ के गिरने लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए, फिर है श्वेत धातु किसको बोला जाता है, तो श्वेत धातु जो है प्लेटिनम को बोलते हैं, या वाइट गोल्ड भी इसको बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट है उत्कृष्ट धातु के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। तो उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में पाई जाते हैं। जिसको नहीं भी पता हो कम से कम ये देख के तो पता कर ही लेगा कि उत्कृष्ट यानी इसको नोबेल मेटल बोलते हैं। ठीक है, तो उत्कृष्ट है तो सबसे बढ़िया होगा, तो शुद्ध ही होगा, तो ये ऑफकोर्स सही हो जाएगा। दूसरा है कि यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु है। क्या यूरेनियम और सीसा जो है क्या शुद्ध फॉर्म में मिलता है, तो नहीं, इस दोनों का हमें अयस्क मिलता है, वहाँ से हमें निकालना होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सिर्फ जो पहला सही हुआ यानी बी। ठीक है, शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, एवं हिमांक घट जाता है। ठीक है, तो ये तो आपको मालूम ही होगा, हीट चैप्टर में आप पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया कि जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो उसका क्वथनांक घट जाता है। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मैं साथ लिख देता हूँ यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट FP। ठीक है, चलिए, तो आपको पता है कि जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अप्रॉक्स 100 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स क्या वही होता ही है, और मिथाइल अल्कोहल का उससे बहुत कम होता है, 60 का अप्रॉक्स होता है। तो अगर आप देखिए एवरेज भी देखिए, कोई 100 डिग्री सेल्सियस है, दूसरा 60 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री है, तो जब भी अब इसका बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा वो इसी के बीच में कहीं लाई करेगा, इसी के बीच में कहीं आएगा। तो जो इसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग, एक सेकंड, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर जो है मेरे हिसाब से इसका जो ए सही होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर दिया गया है जो वो दिया हुआ है क्या, सी दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से आप इस पर देखिएगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट सी दे के रखा है, तो एक बार इस पर बात करेंगे। ठीक है, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है, तो बायोगैस तो मीथेन ही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, पटाखा फूटने से जो चमकदार रंग दिखाई देता है वो कौन सा है, तो स्ट्रोंशियम, ये भी आपको पता होगा। जो लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं, तो एक है लवण मृदोद्भिद, दूसरा है, मतलब देखिए लवण से तो ये हिंदी मीडियम वाले के तो बहुत ही आसान था, लवण से जहाँ लवण आया, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो हेलो फाइट बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए, कवक पौधा में क्या नहीं पाया जाता है, तो कवक पौधा अगर आपको अगर थोड़ा सा भी अगर सोच लें कि अगर हम देखें कोई क्या, तो याद होगा का मशरूम जो है वो कवक है, क्या उसमें क्या चीज़ नहीं होता है, तो आपको पता होगा कि उसका जो कलर है ग्रीन नहीं होता है, यानी उसमें
क्लोरोफिल नहीं होता, पर्णहरित नहीं होता है। परागन को सुपरिभाषित, परागन की सुपरिभाषा है। परागन किसको बोलते हैं? तो भाई सिंपल सी बात है, तो जो पोलन ग्रेन होता है, ठीक है, एक सेकंड मैं थोड़ा अगर इससे बनाऊं ऐसा, ठीक है, तो यहाँ जो पोलन ग्रेन है और इधर पे स्टिग्मा, एंथर, ये सब आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो ये जो एंथर है, यहाँ से जो ये स्टिग्मा तक, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, ये जो एंथर है यहाँ से स्टिग्मा तक जो पोलन ग्रेन है, वो चाहे मक्खी के द्वारा या किसी कीट के द्वारा अगर ये एक्सचेंज हो जाता है तो इसी चीज़ को पॉलिनेशन यानी परागन बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, परागकण का परागकेसर में क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। ठीक है, थैंक यू।